नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जहां हम आपके तमाम क्वेश्चंस को शामिल करते हैं, आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो प्लानिंग रिलेटेड, फंड चॉइसेस रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। नोट कीजिए तरीका कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 पर व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो #AskAwaz लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। हमारे साथ हैं आज वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज ले उससे पहले बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उनकी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सही तरीका है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कौन कौन से इन्वेस्टमेंट टूल्स बेटर रहेगा अगर कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है। ईपीएफ, एनपीएस पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं और म्यूचुअल फंड्स एक अलग तरीका है अपने किसी भी गोल को पूरा करने के लिए। तो क्या सजेशंस आपके हैं, क्या फ़र्क है इन तीनों के ही इन्वेस्टमेंट नेचर में, क्या सलाह है आपकी? दीपाली, आई थिंक इससे पहले कि हम तीनों को डिस्कस करें ब्रीफली, एक चीज कहना चाहूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है, क्योंकि एक तो हमें उस समय भी बड़ी रकम की जरूरत होती है, दूसरी हम उस स्टेज की बात करें लाइफ की जहाँ पे हमारे खर्चे नहीं रुकते हैं लेकिन हमारी इनकम रुक जाती है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमें देखने की जरूरत है जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग करें। एक तो ये कि जो एक्यूमुलेशन फेज है, यानी जिस फेज में हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे किस तरह की रिटर्न मिल सकती है हमको, वो रिटर्न कितने टैक्स एफिशिएंट हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद हम रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करें और क्या टैक्स एफिशिएंसी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रख के हमें अपनी चॉइसेस को लेना पड़ेगा। तीनों की जो बात की है, अगर हम शुरुआत करें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से, ये देखिए, ये जो ऑप्शन अवेलेबल है ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉइज हैं उनके लिए अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तो एनपीएस एक जरिया है अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए। ऑफ कोर्स उसके अलावा अगर वो चाहें तो म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी बात करें तो उनके पास ये ऑप्शन है ईपीएफ की। ईपीएफ एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। अभी 24-25 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो 8.25 था, जो ऑब्वियसली वो टैक्स फ्री है। तो सेफ्टी है वहां पे। अभी तक जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे हैं। आप ओवर द लॉन्गर टर्म आप इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं क्योंकि आपके टैक्स एफिशिएंसी आपके पास। तो ऑब्वियसली ये जो सैलरीड क्लास है उनके पास, हालांकि ये ऑप्शन है कि 15,000 की सैलरी के ऊपर आप उसका मेंबर बनना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन अमूमन सारे लोग जो एम्प्लॉइज हैं वो बनते हैं। तो जो सैलरीड क्लास है प्राइवेट सेक्टर में, उनमें तो ईपीएफ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो वहां पे ऑब्वियसली ईपीएफ नहीं होगा, तो उनको चूज करना है कि एनपीएस ले या तो फिर म्यूचुअल फंड ले। एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपके पास देखिए दो तरह की ऑप्शन होती हैं। एक तो ये कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा किस एसेट क्लास में डालें। तो एक्टिव चॉइस है जिसमें इक्विटी है। इक्विटी में आप मैक्सिमम 75% डाल सकते हैं अप टू द एज ऑफ 50। उसके बाद वो 2.5% से कम होता है अप टू द एज ऑफ 60। तो एक तो ये ऑप्शन है। उसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप पैसा लगा सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप पैसा लगा सकते हो, और चौथी ऑप्शन होती है ऑल्टरनेट एसेट जैसे रीट्स और एआईएफ, उसमें 5% पैसा आप लगा सकते हो। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हो तो फिर वहां पे ऑटो चॉइसेस है जहां पे एलसी 75, 50 और 25 है, यानी कितना कितना पैसा इक्विटी में वो डिसाइड होता है एक मैट्रिक्स के द्वारा। और अगर आप कुछ भी चुनते नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट एलसी 50 आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आप एसेट एलोकेशन अच्छे से हो सकती है आपकी। जब रिटायरमेंट के बाद जो कॉर्पस आपका बनता है उसमें 60% पैसा आप निकाल सकते हैं लमसम, और उसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन 40% जो आपने एक्यूमुलेट किया है वो कंपल्सरी आपको एन्युटी खरीदना होगा इंश्योरेंस कंपनी से। 4-5 इंश्योरेंस कंपनी है, उनमें से आपको लेना पड़ेगा। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है दीपाली के, वो जो एन्युटी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है, 5-6% पकड़ लीजिए आप, और वो भी टैक्सेबल है। तो वो एक थोड़ी सी लिमिटेशन है मुझे लगता है एनपीएस के अंदर, क्योंकि 40% पैसा मेरे हाथ में नहीं आता है और उसमें जो रिटर्न मुझे मिलता है वो कम। तो कहीं ना कहीं मुझे शायद अपनी इनकम में थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। आप चाहें तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो डेट फंड में कर सकते हैं, और इनफैक्ट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड भी है, उनमें से एक रिटायरमेंट फंड भी है।
मेरे हिसाब से उस सॉल्यूशन ओरिएंटेड इनमें इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको पता है कि आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। बट अदरवाइज अगर आप अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड फंड चुने तो मुझे लगता है वो आपके रिटायरमेंट के लिए बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, आप एसआईपी से इन्वेस्ट कीजिए। टैक्स एफिशिएंसी रिटर्न की इसलिए है क्योंकि आपको 12.5% कैपिटल गेन देना है। रिटायरमेंट के बाद आप जो भी कॉर्पस बनाए उसको आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से पैसा निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 5 या 6% पैसा निकालते हैं तो एक तो आपकी इनकम जनरेट होगी टैक्स एफिशिएंट तरीके से, दूसरा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपका कॉर्पस जो है वो बढ़ता रहे। तो मेरा ये मानना है कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एनपीएस लेना है, वो अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड शामिल कर सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उनके पास ईपीएफ रहेगा। वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, वहां पे आप म्यूचुअल फंड या एनपीएस को आप ऐड कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके पास अगेन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट अगर आप प्योरली थोड़ा सा रिस्क ले सके, ये नहीं कह रहा हूं कि ओवर द लॉन्गर टर्म रिस्क है, शॉर्ट टर्म में, बट अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है एनपीएस और म्यूचुअल फंड एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मुझे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनना है जिसमें रिटर्न का पोटेंशियल भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिटर्न भी बेहतर मिल सकते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड। तो एक कॉम्बिनेशन बना के चलिए। आप डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हैं, किस तरह का रिटर्न आप चाहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हो सकता है। और वैसे भी आपकी टाइम होराइजन, आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट, आपकी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप कौन से टूल्स के साथ जाते हैं। आपका कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ। तो उसी हिसाब से इमर्जी ने आपको सजेशन दिया है। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब व्यूअर्स से कनेक्ट करते हैं और पहले व्यूअर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ अक्षय मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। अक्षय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। Namaste, ma'am. Actually, ma'am, I have just invested my mutual fund journey, and till yet I have deployed 1.4 lump sum amount in Kotak Multicap, right? And then I have a monthly SIP of 10,000. In that, 4,000 goes to Parak Parik FlexiCap. Okay. 2,500 I guess goes to Motilal Midcap. Edelweiss Midcap I have 1,500, and remaining 2,000 I have in Tata Small Cap with a 10% monthly yearly step up. And my goal is to accumulate around 3 to 4 crore corpus in 20 plus years, as I am aggressive investor with a long term, so I just need any suggestions that if there is suitable changes in my portfolio. Even I have I guess 1,700 monthly in my PPF. ठीक है, तो पूछ लेते हैं इनके पास पीपीएफ के अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो डिटेल्स इन्होंने बताई, मैं क्विकली सम अप कर देती हूँ। पहले तो इनका एक्टिव पोर्टफोलियो बता देती हूँ। 4,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 2,000 टाटा स्मॉल कैप में, 2,500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 1,500 एडवाइस मिड कैप में। मल्टी कैप है कोटक का एक, जिसमें 1.5 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन है, सालाना 10% का स्टेप अप, 20 ईयर्स में 3 करोड़ का टारगेट और 3 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। क्या सजेशन इनके लिए, इनके पोर्टफोलियो पर क्या सलाह आपकी? जितने पहले देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास 20 साल का समय है और इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट जो है कोटक मल्टी कैप में लमसम किए, बट बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एसआईपी से कर रहे हैं। 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और शायद इन्होंने कहा है जैसे कि 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप भी कर सकते हैं। इनका जो टारगेट है वो 3 करोड़ है। तो अगर ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम ये मान के चले कि वो 12% से ग्रो करती है ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो मेरे हिसाब से करीब करीब 2 करोड़ 25 लाख का कॉर्पस बनेगा। ऑब्वियसली उसमें एक शॉर्टफॉल है, तो उसको पूरा करने के लिए एक डिसिप्लिन तरीका ये होगा कि अपनी जो स्टेप अप है वो 10% की जगह अगर 14% करे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है अपना बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए, लेकिन ये काफी चैलेंजिंग भी होगा। तो अक्षय को थोड़ा सा बड़े फोकस तरीके से इसके ऊपर काम करना होगा। अब अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं, जहां पे एसआईपी कर रहे हैं, 4 फंड्स हैं, उसमें 2 जो फंड्स हैं वो मिड कैप है। तो मुझे लगता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप कंटिन्यू कीजिए, टाटा स्मॉल कैप में कंटिन्यू कीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप कंटिन्यू कीजिए। जो 1,500 रुपए की एसआईपी जो आप एडलवाइस में कर रहे हैं, वो आपका एक फंड है कोटक मल्टी कैप, जहां पे आपने
एक लमसम इन्वेस्ट किया है, तो वो SIP अगर आप कोटक मल्टी कैप में करें तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन होगी, क्योंकि उस फंड में आपको तीनों के तीनों सेगमेंट में एक डिसिप्लिन तरीके से आपको एक्सपोजर मिलेगा, और जो ओवरलैप है वो थोड़ा वो निकल जाए। तो एक चेंज करना है उनको, और जैसा मैंने कहा कि इनको अपनी SIP को 14% से स्टेप अप करना होगा इंस्टेड ऑफ 10%। ओके, चलिए, तो ये रही सर आपके पोर्टफोलियो को लेकर थोड़ा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है। रही बात आपके गोल की, तो एग्जिस्टिंग SIP से 3 करोड़ का टारगेट आप लेके चल रहे हैं। 12 आप ऑलमोस्ट 2-2.25 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। बात करते हैं राम कुमार से, रांची से अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राम नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताइए अपना सवाल। मैम, हमको जानना था कि मेरा जो म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, और मेरा गोल जो है वो अचीव होगा कि नहीं होगा। ओके, और तो पहले मैं आप सजेशन जी बोलिए। अगर कोई चेंज करना हो तो। ठीक है, तो पहले मैं आपकी डिटेल्स बता देती हूँ, और कुछ डाइवर्जेंट हो तो आप बताइएगा। कुछ भी जो डिटेल्स आपने भेजी हैं उसके अलावा कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो किसी फंड का तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा राम। मैं मेंशन करती हूँ कोटक इमर्जिंग इक्विटी 15,000, 10,000 ICICI प्रू लार्ज मिड कैप, 10,000 HDFC स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा में 10,000। ये आपका SIP है मंथली बेसिस पे, टोटल 45,000 की। 4 फंड्स हैं। NPS में 6 लाख का कॉर्पस है। UPS में मंथली आपका 6,000 का निवेश है। मैं अभी UPS में कन्वर्ट हो गए हैं, NPS से UPS ले लिए। ओके ओके, इसके अलावा इनके काफ़ी सारे टारगेट्स हैं। 15 साल में घर के लिए 1 करोड़, 20 लाख 16 साल में कार के लिए, 18 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 80 लाख, 40 लाख 25 साल में बच्चे की शादी के लिए, और 30 साल में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ इनको चाहिए। फिलहाल इनकी 9 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। एक और फंड ऐड करना चाहते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप। तो ये जो आप नया फंड ऐड करेंगे तो SIP आप बढ़ाएंगे? हाँ मैम, बढ़ाएंगे। ओके, क्या सजेशन इनके लिए हेमंत जी? जी दीपाली, देखिए पहले इनके गोल्स को देख लेते हैं। इन्होंने अच्छे से अपने गोल्स को डिफाइन किया है, और बिल्कुल सही तरीके से जो होना चाहिए टाइम होराइजन दिया है, और एक टारगेट बनाया है। अच्छी बात यह है कि सारे के सारे गोल जो है वो लॉन्ग टर्म के हैं। तो जैसा पहला इनका गोल है, उन्होंने कहा घर के लिए इनको पैसा चाहिए, तो 1 करोड़, उसके लिए उनको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि सारे के सारे टाइम होराइजन 15-16 साल या उससे ज्यादा है, तो हमने ये मान के चले कि हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे एज्यूम किया हमने। कार के लिए 16 साल के बाद उनको पैसा चाहिए, तो वहां पे 4,000 की SIP करनी है। और चाइल्ड एजुकेशन के लिए 18 ईयर्स में 80 लाख चाहिए उनको, तो 11,000 की SIP करनी होगी। और चाइल्ड मैरिज के लिए, मतलब बच्चे की शादी जब होगी 25 साल के बाद, तब उनके जो कॉर्पस चाहिए वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। खुद की जो रिटायरमेंट है 30 साल के बाद है। 2-3 चीजें हैं, एक तो इनका पैसा NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट टोटल की बात की वो करीब 37,500 है, जबकि करंटली उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो SIP से 45,000 है। तो ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम अगर रिटायरमेंट गोल के लिए अलाइन कर दे, तो मुझे लगता है कि अपना गोल वो जो है, हालांकि उन्होंने कहा कि UPS में उन्होंने कन्वर्ट किया है, तो आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पेंशन और एक्यूमुलेटेड कॉर्पस, ये जो है इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो आई थिंक पूरी होगी। ऑफ कोर्स इनके पास बहुत लंबा समय है, कोशिश करना चाहिए इनको कि अगर ये 45,000 की SIP कर रहे हैं, अगर ये वो 10% से भी बढ़ाते हैं आगे जाके, क्योंकि मुझे लगता है कुछ गोल थोड़े रियलिस्टिक नहीं है, थोड़े कंजर्वेटिव टारगेट है, उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली बच्चों की एजुकेशन का जो है, और इवन रिटायरमेंट के लिए, मतलब 30 साल के बाद शायद उसका पूरा पैसा पर्याप्त ना हो। तो अगर आप 10% से अपनी SIP स्टेप अप करेंगे, तो आपका जो कॉर्पस है कहीं ज्यादा बनेगा, और वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए बड़ा पैसा बना सको। ओवरऑल जैसा इन्होंने कहा, HDFC फ्लेक्सी कैप इनको इंक्लूड करना है। अच्छा फंड है, बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, आप बना सकते हैं। और बाकी जो फंड्स है, आई थिंक आपने कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फंड सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे फंड्स हैं। मुझे लगता नहीं आपको अपने पोर्टफोलियो में एज सच कोई चेंज करने की जरूरत है। ओके, तो पोर्टफोलियो आपका बढ़िया है। आप जो आपने लक्ष्य रखे हैं उससे ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत कंफर्टेबली आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, उससे ज़्यादा ही एक्यूमुलेट कर लेंगे। इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। योर मनी है आपकी मदद करने के लिए हमेशा। बात करते हैं अगले व्यूअर से, और अगले व्यूअर हमारे साथ हैं शशि कांत यादव, दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। शशि जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
चलिए इनका सवाल ले लेते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की तो उसके हिसाब से इनकी जो मंथली एसआईपी है 15,000 पर मंथ की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख है। 12 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं। कौन से फंड्स हैं? 4,000 पर मंथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 3,000 पर मंथ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 3,000 है टाटा डिजिटल इंडिया में, 3,000 डिप्लॉय कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में। ये इनका पोर्टफोलियो है। और साथ ही टाटा स्मॉल कैप में एक 2,000 की एसआईपी है। तो टोटल एसआईपी अमाउंट 15,000। क्या सजेशन? जी दीपाली, आई थिंक 15,000 की एसआईपी है। करंट वैल्यू जैसा आपने कहा 4 लाख है उनका, तो 1 करोड़ का टारगेट है। 12 साल का समय है। अगर फिर से अगर हम यहाँ पे 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 62 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो ऑब्वियसली शॉर्टफॉल है वहां पे। उसको पूरा करने के लिए उनको अपनी एसआईपी को 10,000 रुपये से बढ़ाना होगा। जितना जल्दी हो सके अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएं, ताकि उनको समय मिले कि वो अपना जो गैप है टारगेट और जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस हो सकता है उसको पूरा करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिले। तो 10,000 से अपनी एसआईपी बढ़ाइए। जहां तक फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है जो वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज की जो फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, टाटा स्मॉल, बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। उनको कुछ भी करना नहीं है, आप उसमें कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनके पास एक आईटी फंड है, टाटा डिजिटल फंड। मेरे हिसाब से मेरा हमेशा ये मानना है कि आम निवेशक के लिए किसी भी सेक्टर फंड को एंट्री एग्जिट को टाइम करना, ट्रैक करना एक बहुत ही मुश्किल होता है। और आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि जब भी आप किसी वेल डाइवर्सिफाइड फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको आईटी में एक डिसेंट एक्सपोजर आपको मिलेगा। और वो समय समय पे फंड मैनेजर की क्या सोच है उस सेक्टर पे वो बदलता रहता है, जो एक आम निवेशक के लिए सेक्टर फंड से करना मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि अगर वो टाटा डिजिटल फंड में अपनी एसआईपी को बंद करे और वो जो 3,000 रुपए है वो 2 फंड में डिवाइड करते हैं एग्जिस्टिंग फंड के अंदर। एक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, वहां 1,500 आप इन्वेस्ट कीजिए। टाटा स्मॉल कैप में आप 1,500 इन्वेस्ट कीजिए। तो एक फंड कम होगा, जो अननेसेसरी रिस्क है पोर्टफोलियो में वो कम होगा, और जो अच्छे फंड्स हैं वहां पे एडिशनल पैसा आपका एलोकेट होगा। और जैसा मैंने बताया कि उनको अपनी एसआईपी अमाउंट को 10,000 रुपए से बढ़ाना होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। और एग्जिस्टिंग एसआईपी से 62 लाख का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आपको अपना 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है तो या तो स्टेप अप ज़्यादा कीजिए या फिर एटलीस्ट 25,000 की एसआईपी आप करें। फंड्स में क्या बदलाव करने हैं? टाटा डिजिटल फंड की जरूरत नहीं है, इससे आप एग्जिट करें। लॉन्ग रन में सेक्टोरल फंड्स थोड़े रिस्की होते हैं। रही बात आपके कौन से फंड्स होने चाहिए, तो एक छोटा पोर्टफोलियो ठीक है। ये करंट पोर्टफोलियो है जो आप पिक कर सकते हैं थोड़े बदलाव के साथ। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में 45 रुपये महीने डालिए, 4,000 डालिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, टाटा स्मॉल कैप में 3500, 3,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। तो ये रहा सजेशन आपके लिए। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रस्तगी हमारे साथ बने हुए। आप इसे भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। और अगले व्यूअर प्रणब हैं हमारे साथ उदयपुर से सवाल पूछने के लिए। प्रणब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं उदयपुर त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ प्रणब। मैं मेरा ये पोर्टफोलियो में मैं लास्ट कुछ महीने से मतलब इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पोर्टफोलियो का वैल्यू अभी लगभग मोर देन मतलब अभी 40 लाख के आसपास है। और बाकी अभी मेरा मौजूदा एसआईपी है 60 लाख का मैडम। तो अभी 10 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य है और सालाना स्टेप अप कर सकते हैं 10% का। और फंड्स जो है मैंने शेयर किया हुआ है, एक एसबीआई का मल्टी कैप है उसमें 10,000, देन पराग पारिक फ्लेक्सी में 10,000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू में 10,000 है, इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 10,000 है, इडेलवाइस मिड कैप में 10,000 है और बंधन के स्मॉल कैप में मैडम 10,000 है। अभी मतलब इस टाइम पे मैं इतना टारगेट अचीव कर पाऊंगा क्या, वो जानना है। और मेरा फंड सिलेक्शन सही है क्या मैडम, बाकी क्या सुधार कर सकते हैं उसका सजेशन चाहिए मैडम। ओके, तो हेमंत जी इन्होंने अपने एसआईपी तो बताई, 6 फंड्स हैं इनके पास, 60,000 के एसआईपी, 10,000 ईच, 30 लाख इन्होंने लमसम डाले हुए हैं। 10 लाख डाले निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में, 10 लाख पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 10 लाख आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी में। 3 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में और 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 60 लाख है और 40 लाख माफ कीजिए। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए? जी दीपाली, अगर इनके लक्ष्य की बात करें, जैसे उन्होंने कहा 3 करोड़ का इनको कॉर्पस बनाना है,
तो जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम लमसम देख रहे हैं जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो, और 60,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि 10% से वो स्टेप अप भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो जो उनका टारगेट है 3 करोड़ का, अगर हम 12% के रिटर्न मान के चलें तो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उनको अपने टारगेट पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होगी। जहां तक इनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ब्रॉडली आई थिंक फंड अच्छे हैं। एक दो कुछ बदलाव करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्वेस्को कॉन्ट्रो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एसबीआई मल्टी कैप को कर सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप को कर सकते हैं। लमसम में एक इनके पास फंड है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। वो जो फंड है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक फंड है इन्वेस्को कॉन्ट्रा, तो मेरे हिसाब से वो जो पैसा आपने वहां पे इन्वेस्ट किया लमसम, वो आप इन्वेस्को कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पे आप ऑलरेडी एक एसआईपी कर रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड टाइम आपकी एवरेजिंग भी अच्छी होगी, मुझे लगता है कि रिटर्न जो है आपके बेहतर हो सकते हैं। आईसीआईसीआई वैल्यू जो फंड की जो एसआईपी है वो 10,000 की, वो जो फंड है उसको आप आईसीआईसीआई थ्रू लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए उसके बदले में, क्योंकि एक कॉन्ट्रा फंड आपके पास है, तो हम एक लार्ज एंड मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं जो काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, जो आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड है। मिड कैप कैटेगरी में मुझे लगता है कि इन्वेस्को इडलवाइज मिड कैप से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। तो वो एक बदलाव करना है। तो दो बदलाव करने हैं और थोड़ा सा पोर्टफोलियो रीअलाइन कर रहे हैं। और जैसा कहा, मैंने कहा कि शुरुआत में कि 12% का रिटर्न भी अगर हम मान के चलते हैं ओवर द डिफाइंड पीरियड, तो आपका टारगेट पूरा होगा। लेकिन ये चेंजेस करने से मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रिटर्न की जो चांसेस हैं वो थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। 2 फंड से आप निकलिए, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, एडवाइस मिड कैप से। बाकी फंड्स में आप इन्वेस्टेड रहिए। 2-3 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, जिन फंड से आप निकल रहे हैं उनकी जगह, जिसमें इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। रही बात आपके गोल की, आसानी से कंफर्टेबली आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अगले व्यूअर से। नवीन है जिन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 35 साल इनकी उम्र है, 20,000 की एसआईपी इनको करनी है 20 ईयर्स के लिए। किन फंड्स में करें, जानना चाहते हैं। टारगेट्स इन्होंने शेयर किए। 15 ईयर्स में बच्ची के एजुकेशन के लिए 2 करोड़, 20 ईयर्स में रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़। देखिए, दोनों के दोनों गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। 15 साल और 20 साल का समय टारगेट है। 2 करोड़ बच्चे के एजुकेशन के लिए, 4 करोड़ उनके अपने रिटायरमेंट के लिए। तो अगर हम यहाँ पे 12% का रिटर्न मान के चले तो दोनों के दोनों गोल्स के लिए इंडिविजुअली 40-40 हजार रुपए की एसआईपी करनी है। कुल मिलाकर उनको 80,000 की एसआईपी करनी है। अगर वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है एक साथ बढ़ाना, तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि दोनों गोल्स के लिए 20-20 हजार की एसआईपी करें। अभी जो उन्होंने कमिट किया वो 20,000 की एसआईपी है, बट उनको दोनों में 20-20 हजार रुपए की एसआईपी करनी होगी। और उसको अगर वो 10% से स्टेप अप करते हैं ओवर द डिफाइंड पीरियड 15 और 20 साल, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो पहली बात तो अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है, लेकिन यहाँ पे इनको फोकस करना है कि किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहेंगे, एक साथ बढ़ाना चाहेंगे या फिर स्टेप अप करके बढ़ाना चाहेंगे। तो वो एक डिसीजन उनको लेना है। दूसरी बात, अगर हम इनके जैसे उन्होंने कहा कि 20 हजार रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो 4 फंड लेने अपने पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप। इन चारों फंड में आप 5,000 ईच अगर आप इन्वेस्ट करें एसआईपी से, उसी में आप स्टेप अप करके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत कीजिए और दोनों के दोनों गोल जो है वो इस पोर्टफोलियो से अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है। आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। 20,000 की एसआईपी से दोनों गोल हासिल करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मुझे ने सजेस्ट किया कि आप 20-20 हज़ार के दोनों गोल्स के लिए आपको 20,000 ईच करना पड़ेगा और फिर 10% स्टेप अप करना पड़ेगा। तो 40,000 के साथ तो स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। अगर ऐसा कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको सजेशन दिया गया है। लेकिन अगर करंटली 20,000 की एसआईपी ही आपको करनी है, तो उस हिसाब से 4 फंड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 5,000 डालिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000, बंधन स्मॉल कैप में 5,000, कोटक मल्टी कैप में 5,000 डालने की सलाह है। ये 20,000 का पोर्टफोलियो आपको रिकमेंड किया गया है, लेकिन गोल को हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा एसआईपी की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा स्टेप अप करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये है सजेशन। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए सजेशंस आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स के। जी दीपाली, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को मिड कैप, मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप और बंधन स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स हैं। डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के फंड्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर देंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो फंड्स उस तरीके से चुने जाते हैं कि चाहे आप नए निवेशक को शुरुआत करने वाले या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो,
ये फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ICICI प्रो लार्ज मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, ये फंड सजेस्ट किए हैं हेमंत जी ने। साथ ही बंधन स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, ये फंड्स हैं। तो चारों फंड्स को एज अ कंप्लीट पैकेज पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।